नमस्कार दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 7 हमारा राजस्थान। ये दोस्तों वैसे पुस्तक काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो 40-45 मिनट की वीडियो के अंदर ये पूरी 7वीं क्लास की किताब हो जाएगी। कक्षा 6 की पुस्तक हमने कर दी है, और यदि आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पे जाकर ज़रूर देख लें। और इसी तरह ये 5 किताबें हैं, आज 7वीं है, 8वीं, 9वीं और 10वीं ये भी मैं करा दूंगा। इसके नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट के, और आप यदि किताब पढ़ें तो या नोट्स पढ़ें तो एक दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण हैं। इसके आप देख लीजिए, टॉपिक है वन, वन्य जीव संरक्षण, खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि और सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, और उसके बाद में परिशिष्ट है महात्मा गांधी का। तो हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है? तो दोस्तों 10वें भाग पर वन है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उदयपुर ज़िले में पाए जाते हैं, और सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये चूरू में पाया जाता है। राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 भागों में विभाजित करते हैं, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आरक्षित कहते हैं। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित कितना है? 1/3 भाग है। उसके बाद में वह वन क्षेत्र जहां कुछ नियमों के साथ लकड़ी काटने और पशु चराई की अनुमति दी जाती है उसे सुरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित वन क्षेत्र है? तो दोस्तों ये 50% से ज़्यादा है। और ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने, लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है, क्या कहते हैं उसे? अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहते हैं। ये थोड़ा कम होता है। उसके बाद में कौन सी पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? अरावली है। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो दोस्तों 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं तो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में। उसके बाद में राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में कौन से ज़िले आते हैं? तो बीकानेर हैं, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ दोस्तों रोइडा है, खेजड़ी है, धोकड़ा है, ढोकड़ा लिखा, धोकड़ा कहते हैं, बैर है, बबूल है, कैर है, नीम है आदि। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं, और राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का राज्य पुष्प दोस्तों रोइडा है। रोइडा का फूल आता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। सेवन घास जैसलमेर की है। उष्णकटिबंधीय शुष्क व जड़ वन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क व जड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों कुछ ट्रेन की आवाज़ हो सकती है डिस्टर्बेंस, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पास में रेलवे स्टेशन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें साउथ राजस्थान है और पूर्वी राजस्थान है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो सागवान है, बरगद है, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, डाक, साल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि। अगला है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो वन है ये पाए जाते हैं पहाड़ों में ऊंचाई वाले भागों पर। सदाबहार वन होते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय होते हैं। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना 3 है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का है। केवलादेव में घना पक्षी अभ्यारण्य में मुख्य प्रजाति पाई जाती है साइबेरियन क्रेन, बगुले, बयां,
कोयल बटेर। दोस्तों जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है ये रामसर कन्वेंशन में आता है, जिसे आर्द्र भूमि कहते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सवाईमाधोपुर जिले के अंदर है। बहुत ज़्यादा फेमस है और दूर दूर से लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आती हैं। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रणथंभौर है। उसके बाद में देखते हैं हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ बाघ हैं, भालू है, सांबर है, नीलगाय है, मगरमच्छ हैं, ये पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। अभ्यारण्य शब्द का अर्थ है भय मुक्त वन, मतलब ए धन भय धन अरण्य। ए यानी मुक्त और भय यानी डर और अरण्य वन को कहते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, जैसलमेर बाड़मेर जिले में है। दोस्तों यदि मेरी आवाज़ आपको कुछ स्लो लग रही है तो आप इसको डेड % कर सकते हैं, सेटिंग में आता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं? तो गोडावण है, भेड़िया है, सियार है, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। केलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर और करौली। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर। फुलवारी की नाल उदयपुर में दोस्तों। उसके बाद में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सरिस्का दोस्तों अलवर में पाया जाता है। टॉडगढ़, रावली, राजसमंद, अजमेर और पाली, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजसमंद है, अजमेर है, पाली है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य सिरोही में पाया जाता है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों यहाँ जंगली मुर्गा पाया जाता है। और उसके बाद रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बूंदी के अंदर है। जम्मू रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में पाया जाता है। जवार सागर अभ्यारण्य ये दोस्तों कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। बंद बारेटा कहाँ है? ये अभ्यारण्य ये भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़ में। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये सवाईमाधोपुर के अंदर। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? ये धौलपुर में है। उसके बाद में जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है। शेरगढ़ बारां के अंदर है। तालछपर चूरू के अंदर है। और राजस्थान में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है दोस्तों? ये रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद राजस्थान में स्थित वेटलैंड स्थल कौन से हैं दोस्तों? 2 है, सांबर है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंदर घोषित की गई। उसके बाद में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना % वन क्षेत्र होता है दोस्तों? होता है 33% क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान राज्य की वन नीति कब घोषित की गई दोस्तों? 2010 में घोषित की गई थी। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया है संपूर्ण भूभाग के 20% भाग को वनाच्छादित करना। वर्तमान में राजस्थान में कितना % भूभाग वन आच्छादित है? तो दोस्तों 10% भाग वनाच्छादित है। काजरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपरी जोधपुर के अंदर। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। खेजड़ली कांड कब हुआ दोस्तों? ये 12 दिसंबर 1730 को अभय सिंह जोधपुर के राजा थे, उनके कार्यकाल में हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने बचाने के लिए अपने यहाँ खेजड़ी वृक्ष बचाने के लिए प्राणों का बलिदान दिया? 363 है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है खेजड़ी के अंदर। अब दोस्तों अगला टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन। किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? धात्विक खनिज कहलाते हैं। जिन खनिजों के अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। दूसरा दोस्तों धात्विक खनिज की यह विशेषता होती है कि उनको पिघला के और कोई भी दूसरी जिससे कुछ भी बना देते हैं, कोई भी पदार्थ बनाया जा सकता है। लेकिन धातु के अंदर ऐसा नहीं होता, तो उनको पिघला नहीं सकते और उनको यदि पिघलाएंगे तो फिर
कोई दूसरी वस्तु नहीं बनेगी। किन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं होती है? यह धात्विक खनिज होता है। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा मिलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं। राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है? तो दोस्तों वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा और जस्ता इन पर एकाधिकार है। राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया? तो देवारी उदयपुर के अंदर जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में कहाँ सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में किया गया है। राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। राजस्थान में तांबा का उत्पादन? खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और सीकर। लौह एस का सर्वाधिक उत्पादन? जयपुर, सीकर और झुंझुनू। ये आपको ध्यान रखना है। चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर और राजसमंद। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन? उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। अब्रक, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। वोलेस्टोनाइट, सिरोही, अजमेर। सिरोही फेमस है वोलेस्टोनाइट के लिए और यहाँ की तलवारें प्रसिद्ध है। वह खनिज जिसका उपयोग कागज़ उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है? दोस्तों ये वोलेस्टोनाइट है। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट के लिए किया जाता है? दोस्तों अब्रक का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला है संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और सिरोही। सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज? चूना पत्थर है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। ग्रेनाइट का उत्पादक जिला? जालौर, जैसलमेर, पाली और सिरोही। ऊर्जा के परंपरागत साधन? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। अगला है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? दोस्तों ये हैं परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास और राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला होता है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिन्स होता है, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। तो ये तीसरे नंबर का कोयला है। ज़्यादा इतना धुआं ज़्यादा निकलता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता उद्योगों के लिए। राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है? पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों ये है सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर है। छबड़ा 12 विद्युत संयंत्र किस पर आधारित हैं? दोस्तों कोयले पर है। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बीकानेर, नागौर बेसिन में। राजस्थान में गैस के भंडार पाए जाते हैं? तो दोस्तों गैस के भंडार घोटारू, कमली ताल, तनोट, मणिहारी टिब्बा, रामगढ़ और राजेश्वरी, डांडेवाला। राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन से हैं? सादेवाला, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला और बाड़मेर। जैसलमेर का रामगढ़ और बारां में अंतर विद्युत गृह किस पर आधारित है? दोस्तों गैस पर आधारित है। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है? तो ये रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पहला है तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक कृषि और सिंचाई है। उसमें हम देखते हैं खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल और दाल। व्यापारिक फसल गन्ना, कपास, तंबाकू, तिल। राजस्थान में मक्का कहाँ का प्रमुख भोजन है? दोस्तों मक्का मेवाड़ का प्रमुख भोजन है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? भीलवाड़ा है, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद है। उसके बाद अगला सवाल है किस फसल के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर? दोस्तों बाजरे के उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पर है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? दोस्तों कुएं और नलकूपों से होती है। वाटरमैन किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह जी को कहते हैं। राजस्थान में कृषि विपणन राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 के अंदर की गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में जीरे की सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? जीरे की मंडी दोस्तों जोधपुर है। और राजस्थान में धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? दोस्तों रामगंज मंडी, कोटा है। उसके बाद में सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है? दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। राजस्थान में व्यापार देखें तो राजस्थान में पहली सूती वस्त्र की मिल कौन सी है? तो दयकृष्णा मिल से पहली सूती वस्त्र मिल है। दयकृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई? ब्यावर में की गई 1889 दोस्तों, कितनी बहुत पहले की गई। वस्त्र नगरी
भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का सूती वस्त्र के बाद दूसरा कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? चीनी उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग है वस्त्र उद्योग, उसके बाद है चीनी उद्योग। कृषि व्यवसाय और कृषि नीतियात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किया गया दोस्तों, तो 2019 के अंदर किया गया। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला देखते हैं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था 1177 से 1192। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता कर्पूरी देवी और सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सबसे पहले किस पर ध्यान दिया? आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया। ये दोस्तों जो चौहान थे कितनी भाषाओं के जानकार थे? पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं के जानकार थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के प्रमुख कवि और विद्वान विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जैनक, उसके बाद विश्वरूप, चंद्रबरदाई और पृथ्वीभट्ट। पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468। कुंभा का जन्म 1417 के अंदर हुआ। 14 साल की उम्र में ये शासक बन गए थे मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे? 1433 के अंदर। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? कटार का था, कलम का था और काला का, तीनों का। मेवाड़ का स्वर्ण युग महाराणा कुंभा का शासनकाल कहलाता है। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया? 84 में से 32 दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग कौन से? दोस्तों इसके अंदर अचलगढ़ है, बसंती है, बोमट है, मचान का किला है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़ है और विजय स्तंभ भी है। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? संगीत ग्रंथ, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सोड प्रबंध। ये दोस्तों याद रखना है, वो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सोड प्रबंध। सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? 3 ये दे देंगे, ये कोई दूसरा दे देंगे, तो आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज, राजरायण, महाराणा, दानगुरु, हालगुरु। हालगुरु दोस्तों पर्वतों का राजा कहते हैं, परम गुरु और छाप गुरु, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला है महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528। खानवा का युद्ध लड़ा था जिन्होंने बाबर के खिलाफ। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528। सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह। किसके पुत्र थे? राणा रायमल के पुत्र थे राणा सांगा। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक थे महाराणा सांगा। और इसको दोस्तों क्या कहते हैं? पाती पैराणा कहते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे दोस्तों सांगा के शरीर पर। मालदेव का शासनकाल 1532 से 1562। मालदेव किसके बेटे थे? राव गंगा के थे। मेवाड़ का सौर युग मालदेव का शासनकाल कहलाता है। दोस्तों मारवाड़ है, ये मेवाड़ गल लिखा है। मारवाड़ का सौर युग है मालदेव का शासनकाल। मालदेव ने कितने युद्ध किए थे दोस्तों? मालदेव ने 58 युद्ध किए थे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? और 58 परगनों पर अधिकार था और 58 युद्ध किए थे। और एक युद्ध जो गिरी सुमेल का युद्ध था उसको छोड़कर सारे युद्ध जीते थे ये। कितने वीर होंगे। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया? सोजित का किला, मालकोट किला, मेड़ता और पोखरण दुर्ग। ये सारे दुर्ग मालदेव के बनाए हुए। मालदेव का देहांत 1562। किसने मालदेव को हस्मत वाला राजा कहा है? फारसी इतिहासकारों ने कहा था। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597। उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप और इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के अंदर। और दोस्तों मान सिंह इससे 2 साल छोटे थे, 1542 में जन्म हुआ था, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर की तरफ से। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई। इनका जन्म हुआ था राज्याभिषेक हुआ 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ। दोस्तों 2 बार होता है इनका राज्याभिषेक, एक बार गोगुंदा में होता है, दूसरा होता है कुंभलगढ़ किले में। महाराणा प्रताप का भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चले जाते हैं, उसका नाम है जगमाल। और दोस्तों जगमाल ये मारा जाता है सिरोही अभियान पे, जो सुल्तान देवड़ा थे उनके खिलाफ युद्ध करते हुए अकबर की तरफ से ये मारे जाते हैं। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई? दोस्तों इन्होंने विश्व वल्लभ पुस्तक लिखवाई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। महाराणा
राय सिंह का शासनकाल था, महाराजा राय सिंह दोस्तों 1574 से 1612। राय सिंह किसके बेटे थे? राव कल्याणमल के। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को और राय सिंह का राज्याभिषेक 1574 को। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राय सिंह को जब चंद्रसेन जब भाग जाते हैं जोधपुर से, वो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तब उनको यहाँ का शासन दिया जाता है राय सिंह को, और नागौर का शासन भी इनके पास कई टाइम तक रहता है। राय सिंह का राज्याभिषेक 1574। राजपूताना का कारण किसे कहते हैं? राय सिंह को कहते हैं। राय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों? राय सिंह ने निर्माण कराया जूनागढ़ किले का। जूनागढ़ किला क्यों कहते हैं दोस्तों? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहले के जूना अवशेष थे, मतलब पुराने अवशेष थे, यहाँ किला था कोई, तो उस पर करवाया था उन्होंने। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने करी? तो महाराजा राय सिंह ने करी थी। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। मिर्जा राजा जय सिंह का शासनकाल 1621 से 1667। जय सिंह आमेर की गद्दी पर कब बैठे? 1621। आमेर दोस्तों अजमेर नहीं है, ठीक है, आमेर पड़ता जयपुर के अंदर है। आमेर के शासक बनते ही मिर्जा राजा जय सिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा? तो सबसे पहले जब शासक बन गए तो उनको अहमदनगर के अभियान पर भेजा। अहमदनगर पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी दोस्तों? ये ध्यान रखना आपको, शाहजहां ने उपाधि दी थी 1639 के अंदर। मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरोध में किसने भेजा था? तो दोस्तों औरंगजेब भेजते हैं। बिहारी सतसई की रचना 1662 ईस्वी में बिहारी ने करी थी, और ये बिहारी जी जो प्रताप सिंह थे यहाँ के शासक, हवा महल बनाया, उनके दरबारी कवि थे। जय सिंह चरित्र की रचना राम कवि ने करी। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से 1678। जसवंत सिंह का जन्म 1626 बुरहानपुर, ये जन्मते हैं बुरहानपुर के अंदर। जसवंत सिंह के पिता थे गज सिंह। गज सिंह भी मुगल दरबार में थे। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी थी। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की? इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, ये ग्रंथ लिखे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, तो ये आपको याद कर लेना है। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल 1652 से 1680। राज सिंह किसके बेटे थे? तो दोस्तों ये जगत सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ, जो श्रीनाथ जी है, की मूर्ति मेवाड़ लेकर आए थे? दोस्तों राज सिंह प्रथम थे, ये श्रीनाथ जी की मूर्ति लाए थे, ब्रज क्षेत्र से लाए थे। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर किसने बनाया? तो महाराजा राज सिंह प्रथम ने बनवाया था उदयपुर के अंदर अम्बा माता का मंदिर। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया? इसको रणछोड़ भट्ट की ये प्रशस्ति है दोस्तों 25 शिलाओं पर खुदी हुई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कितनी शिला है? 25 राज प्रशस्ति जिसे। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति है। सवाई जय सिंह का शासनकाल 1699 से 1743। सवाई जय सिंह का जन्म 1688 और राज सिंहासन पर कब बैठे? 1699, 11 साल की उम्र में। सवाई जय सिंह को किसने सवाई की उपाधि दी दोस्तों? सवाई की उपाधि इनको औरंगजेब देते हैं। आमेर किस स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया? तो सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था। जी मोहम्मद शाही की रचना किसने की? सवाई जय सिंह ने की। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1725 के अंदर। जय सिंह कारिका का संबंध किससे है दोस्तों? ज्योतिष विद्या से संबंधित है और जय सिंह ने इसकी निर्माण करवाया था। और दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण भी जय सिंह ने करवाया था और उसी से संबंधित है ये। सवाई जय सिंह ने कहाँ और वेधशाला का निर्माण किया? तो दो, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। एक तो राजधानी है राजस्थान की, दूसरी है भारत की राजधानी। दो तो राजधानी है और दो दोस्तों यूपी के अंदर है। मथुरा की है जहाँ से हेमा मालिनी चुनाव लड़ती है, बनारस मोदी जी वाले क्षेत्र है और उज्जैन एमपी के अंदर है, शिप्रा नदी के तट पर। यहाँ 5 जगह
सौर वेधशाला का निर्माण करवाया गया। महाराजा सूरजमल का शासनकाल 1755 से 1763। सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के थे। सूरजमल के पिताजी कौन थे? बदन सिंह। और कविवर सूदन और अखेराज गर्ग किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? तो दोस्तों महाराजा सूरजमल के काल में ये कविवर सूदन और अखेराज गर्ग शोभा बढ़ाते थे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। दोस्तों अगला टॉपिक है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध भीलवाड़ा से है। बिजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत से संबंधित है। किस जाति में दोस्तों? धाकड़ जाति है, जाट जाति होती है, जाटों में आता है धाकड़। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में? 3 चरणों के अंदर। पहला चरण 1897 से 1914 तक पहले स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया, फिर साधु सीताराम दास ने। और उसके बाद सेकंड चरण के अंदर आगे थे विजय सिंह पत्तिक आगे थे। और तीसरे चरण के अंदर माणिक्यलाल वर्मा वगैरह लोग थे। और तीसरा चरण 1923 से 1941। और कितनी लाग बाग थी दोस्तों? 84 प्रकार के लाग बाग किसने लगाई थी? 1897 में राव कृष्ण सिंह ने। और 84 प्रकार के कर की शिकायत करने मेवाड़ के महाराणा पर कौन जाते हैं? मेवाड़ के महाराणा के पास नानजी और ठाकरी पटेल जाते हैं। और शिकायत से नाराज होकर कृष्णदेव राय ने कौन सा कर लगाए थे? एक चमरी कर और लगा देता है और इनको दोनों ठाकरी और नानजी पटेल को बिजोलिया से बाहर भेज देता है, मतलब निर्वासन दे देता है। शिकायत से नाराज चौरी हो गया। बिजोलिया के किसानों पर लगा तलवार बंदी कर किसने लगाया? तो दोस्तों तलवार बंदी कर जब ये कृष्ण सिंह मर गए थे और पृथ्वी सिंह जो राजा बने थे, तो पृथ्वी सिंह जी ने तलवार बंदी कर लगाया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी मध्यस्थता से किया? साधु सीताराम दास और फतेह करने चारण के नेतृत्व में हुआ था पहला चरण। विजय सिंह पत्तिक ने 1917 में किसकी रचना की? ऊपर मल पंच बोर्ड की रचना करी, स्थापना करी थी। दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया? माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा ने विजय सिंह पत्तिक के साथ मिलकर नेतृत्व किया। और तीसरे चरण में जमनालाल बजाज और फिर माणिक्यलाल वर्मा ये शामिल ही थे दोस्तों। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से किसे बिजोलिया भेजा गया? तो राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजा गया और समझौता हो गया। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं, तो ये अंजना देवी चौधरी थी, ये रामनारायण चौधरी की पत्नी, नारायणी देवी और रमा देवी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पत्तिक के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किया। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से? दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश देता है? गोविंदपुरा के किसानों पर। रूपा जी और कृपा जी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है और ये शहीद हो जाते हैं जब ये ट्रेंच गोलियां चलाता है। 53 में से कितनी मांगे बेंगू किसान आंदोलन में मांग ली गई? दोस्तों ये 34 प्रकार की मांगे मान ली। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। बूंदी किसान आंदोलन 1926 के अंदर। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरेंद्रराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर। बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में कौन शहीद हो गया? ये नानक भील शहीद हो गए। और इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। एक साथ में और थे, कृपाजी धाकड़ भी थे। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जंगली सुअर थे। अलवर किसान आंदोलन 1921 के अंदर। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे? दोस्तों ये अलवर के शासक थे महाराजा जय सिंह। अलवर किसान आंदोलन में कहाँ पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया? नीमू चाणा पर। उनको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड महात्मा गांधी ने कहा था। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन था? सीकर था। सीकर के राजा कल्याण सिंह थे। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सीकर किसान आंदोलन की हुई थी? और दोस्तों यहाँ थे सर पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठडा, ये यहाँ के नेता थे सीकर के। और चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया? मास्टर कालीचरण ने।
सेवा समिति बनाई। भीलों में जन जागृति का प्रसार किसने किया दोस्तों? भीलों के अंदर गोविंद गुरु ने जन जागृति का प्रसार किया था। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की दोस्तों? गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। 1913 में कहाँ पर? आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था दोस्तों। 1913 में आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर हो रहा था। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। आदिवासी जाति के दूसरे मसीहा के रूप में मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। पहले थे गोविंद गुरु। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने। 21 सूत्री मांग पत्र किसने? एक ही आंदोलन के अंदर 21 सूत्री मांग पत्र के नाम से जाना जाता है। इसको मेवाड़ की पुकार के नाम से जानते हैं, मोतीलाल तेजावत के नाम से। उदयपुर के महाराणा ने 21 में से कितनी मांग मान ली दोस्तों? इन्होंने 18 मांग मान ली थी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोग को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी को जाता है। मीणा चौकीदारी करने के बदले गांव वालों से क्या कर लेते थे? चौथ कर लेते थे। चौकीदारी करने वाले मीणा क्या कहलाए? चौकीदार मीणा कहलाए। सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून बनाया? 1924 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और दोस्तों दूसरा कानून था 1930 के अंदर जराइम पेशा कानून। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में कितनी आयु से अधिक की महिला और पुरुष को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी पड़ती थी? 12 साल के ऊपर के बच्चे और महिलाएं, पुरुष सारे लोग थाने में जाते थे ताकि वो चोरी न करें। ऐसी तर्क था उनका, अंग्रेजों का। प्रजा मंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? ये नेहरू जी ने कहा था। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने करी 1934 के अंदर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। भंवरलाल सराफ पहले अध्यक्ष बने थे। मारवाड़ लोक परिषद का गठन 1938 के अंदर रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता हुआ था दोस्तों। ये इसलिए बना था मारवाड़ लोक परिषद क्योंकि जो प्रजा मंडल पर बैन लगा दिया था और उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था जोधपुर के राजा ने। और जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी और जमुनालाल बजाज की वरीयता से हुई है। जयपुर प्रजा मंडल का पुनर्गठन 1936 के अंदर हुआ क्योंकि दोस्तों इस पर बैन लगा दिया था जयपुर प्रजा मंडल पे यहाँ के राजा ने। जयपुर प्रजा मंडल में प्रजा मंडल का कार्य प्रारंभ हुआ चिरंजीवी लाल मिश्र के नेतृत्व में। जयपुर प्रजा मंडल का कार्य प्रारंभ हुआ था। जयपुर प्रजा मंडल का पहला अधिवेशन 1938 में जमुनालाल बजाज की अध्यक्षता में। अगला दोस्तों मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई है। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका माणिकलाल वर्मा ने। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में मग्गारा वेद लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा कोलकाता के अंदर किया जाती है बीकानेर प्रजा मंडल। ये दोस्तों एकमात्र प्रजा मंडल ऐसा है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है क्योंकि दोस्तों यहाँ इनको देश निकाला दे दिया था मग्गारा वेद और लक्ष्मण दास स्वामी को। बीकानेर प्रजा मंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया 30 जून 1940 को राय सिंह नगर के अंदर, जो अभी गंगानगर के अंदर आता है। कोटा प्रजा मंडल हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा। कोटा प्रजा मंडल का अधिवेशन मई 1939 में कोटा के अंदर। गोविंद गुरु का जन्म स्थान डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजारा परिवार में जन्म होता है इनका। बांसिया गांव है दोस्तों। गोविंद गुरु किससे प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना 1903 के अंदर। संप शब्द किस भाषा का शब्द है? तो राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेम या बंधुत्व। अर्जुनलाल सेठी का संबंध जयपुर से था। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में अर्जुनलाल सेठी ने करी। अर्जुनलाल सेठी कितनी भाषाओं के जानकार थे दोस्तों? 5 भाषाओं के जानकार थे। अंग्रेजी बोलते थे, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। वर्धमान विद्यालय में क्या किया जाता था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा गया? अर्जुनलाल सेठी को। और फिर इन्होंने गोपाल सिंह खरवा को ये जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद में चेतावनी चुंगटिया रचना केसरी सिंह बारट की है। और इसमें दोस्तों ये यहाँ के राजा थे मेवाड़ के, उनको बताया गया कि आप इतने वीर वंश से थे, महाराणा सांगा कुंभा, और आप अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं। तो ये सम्मेलन में शामिल होने जाते हैं 1903 के अंदर।
मेवाड़ के महाराणा, तो वहीं से वापस आ जाते हैं। चुंगटिया का मतलब चूंटिया, मतलब जैसे चूंटिया पड़ते हैं ना, तो बहुत कड़वी बातें कही गई थी। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह गुजर था? विजय सिंह पथिक। और इनका जन्म हुआ था यूपी के बुलंदशहर ज़िले के अंदर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक ने करी थी, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। और उसका 1920 के अंदर हेडक्वार्टर अजमेर आ गया। विजय सिंह पथिक ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया किसान आंदोलन। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ के अंदर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत बड़े भामाशाह थे। किस क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा? ठाकुर जोरावर सिंह बारेट को पकड़ने के लिए कोटा की सरकार ने और बिहार सरकार ने बड़ा इनाम रखा, लेकिन जोरावर सिंह बारेट दोस्तों अपने जीते जी कभी भी पकड़ में नहीं आए थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके छोटे भाई थे केसरी सिंह बारेट के। केसरी सिंह के बेटे थे कुंवर प्रताप सिंह। उनकी दोस्तों मृत्यु होती है बरेली जेल के अंदर होती है, बरेली। और आज़ादी पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? आका तीज के दिन होते हैं दोस्तों। ये वैशाख में आती है आका तीज तृतीया को। मध्यकाल में सती प्रथा रोकने के प्रयास किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने किया था, सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और किसके प्रयास से सती प्रथा पर कानून बनाया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर कानून 1829 के अंदर बना। राजा राम मोहन राय के प्रयास से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून पारित करवाया? ये तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829। उसके बाद अगला सवाल है, राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? दोस्तों जयपुर रियासत ने। राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया? दोस्तों कोटा ने लगाया था। कोटा के बाद कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज़ उठाई? दयानंद सरस्वती ने। राजस्थान में किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया? 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बनाया था। दास प्रथा को किस नाम से जानते हैं? चक्र और हाली प्रथा के नाम से। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम 1833 में बनाया। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। और चार्टर अधिनियम प्रत्येक 20 साल बाद आते थे। 1803 का 1813 का था, 1833, फिर 53। राजस्थान में किस रास्तों में डायन प्रथा का प्रचलन अधिक था? मेवाड़ और कोटा राज्य के अंदर। दोस्तों डायन क्या होता है? जैसे किसी को ऊपर शक हो जाए कि ये डायन है और इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, मतलब किसी तरह का कोई आदमी मर जाता है ये, तो उससे डायन या डाकण बोल देते थे और फिर उसको लोग पत्थर से मार देते थे। डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो 1853 ईस्वी में राजपुताना के एजीजी थे। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? इंडिजीनियस एजुकेशन यानी देसी शिक्षा बोलते हैं। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ और कब खोला गया? 1819 के अंदर अजमेर के अंदर। राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा बन गई? 1835 के अंदर। दोस्तों जब मेघालय आता है और मेघालय जब ये कानून लाता है उसके बाद अंग्रेजी भाषा राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की भाषा बन जाती है। 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी ने अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? जैसलमेर के अंदर दोस्तों अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी गई। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? वाइसराय लॉर्ड मेयो ने की 1872 के अंदर अजमेर के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना कब और किसने की? पंडित जनार्दन राय नागर ने 1937 के अंदर। राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना पंडित जनार्दन राय नागर 21 अगस्त 1937। राजस्थान मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किए गए 1861 के अंदर। राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल खोला गया 1866 के अंदर पुष्कर अजमेर में। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म 1904 के अंदर डूंगरपुर के अंदर। वागड़ सभा मंदिर की स्थापना भोगीलाल पांड्या। नानाभाई खांट और सेंगाबाई का संबंध है डूंगरपुर रियासत से। दोस्तों इन्होंने ये कालीबाई भील थी, वो भी दोस्तों अपने गुरु थे
नाना भाई खांट अपने गुरु थे सेंगा भाई को बचाने के लिए इनकी जो रियासत के सैनिक होते हैं गोली मार देते हैं और वो मर जाती है। गैप सागर झील के किनारे इनकी गुरु और शिष्य की प्रतिमा लगी हुई है। पुलिस किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या की और सेंगा भाई को क्रूरता से पीटा? जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला में। दोस्तों कौन सा था ये संस्थान? जन जागृति सेवा संघ, इसको आपको ध्यान रखना है। 13 वर्षीय भील बालिका जिसने शिक्षक को बचाने के लिए शहीद होगी काली बाई थी। हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 के अंदर जोबनेर जयपुर के अंदर। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री करते हैं। वह समाज सेविका या वह समाज सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री बनते हैं। किशोरी देवी के संबंध है झुंझुनू जिले से हैं। और किसने जल मंगल और जमीन आंदोलन चलाया? मामा बालेश्वर दयाल ने। संविधान दिवस 26 नवंबर को। दोस्तों 26 नवंबर इसलिए बनाते हैं कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का अधिकांश संविधान लागू हो जाता है, कुछ अनुच्छेद को छोड़कर। और बाकी के अनुच्छेद कब लागू होते हैं? वो होते हैं 26 जनवरी 1950 को, 2 महीने बाद। क्योंकि 26 जनवरी का दिन इसलिए ज़्यादा ऐतिहासिक है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी याद के अंदर 26 जनवरी को संविधान लागू होता है, लेकिन अधिकांश संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाता है। अगला है दोस्तों संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो संविधान के सदस्य नामित हुए थे अजमेर मेरवाड़ से संबंधित थे। उसके बाद माणिकलाल वर्मा उदयपुर से थे। जयनारायण व्यास जोधपुर के। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के। रामचंद्र उपाध्याय अलवर के। दलेल सिंह कोटा के थे। गोकुलाल असावा थे शाहपुरा भीलवाड़ा के। जसवंत सिंह बीकानेर के थे। राज बहादुर भरतपुर के। हीरालाल शास्त्री जयपुर के। और सरदार सिंह खेतड़ी के। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में दोस्तों संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे। दोस्तों ये प्रशासनिक अधिकारी 11 तो ये थे और 15 लोग सदस्य बने थे संविधान सभा के। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सर टीवी कृष्णामाचारी ये जयपुर रियासत के थे। और CS वेंकटाचारी था जोधपुर का। और कृष्णामाचारी ये था जयपुर का। सरदार KM पणिकर ये बीकानेर का था। और T विजय राघवाचार्य तो ये उदयपुर के थे। तो दोस्तों ये भी आप ये सवाल ध्यान रख लें, इनके भी तो अच्छा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये कक्षा 7 की किताब हमारी पूरी होती है। तो लगभग दोस्तों मैंने कोशिश करी है सारे टॉपिक या सारे पॉइंट इसके अंदर क्लियर करने के। और यदि आप ये वीडियो देख लेंगे तो ज़रूर आपकी किताब तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।